गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। आप इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो मैं आपको बताता हूँ। अपन उस व्यक्ति की बात करेंगे जो भारत सरकार का वकील है। मान लीजिए आप कोई केस लड़ते हैं तो आप कोई वकील रखते हैं कोर्ट में केस लड़ने के लिए। ऐसा ही ये जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। जो वर्तमान सरकार होती है वह उसके तरफ से हर एक कोर्ट में पेश होता है और सरकार का जो भी फैसला होता है, सरकार जो भी केस लड़ती है, वो सब दोस्तों अटॉर्नी जनरल देखता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सलाहकार होता है भारत सरकार का, और भारत सरकार का एक ऑफिशियल वकील होता है। ये देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है या प्रमुख वकील है, जो कि भारतीय उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है भारत सरकार की तरफ से। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 अनुच्छेद 76 के अनुसार नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों। जो भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, इसकी कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होती है या संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है दोस्तों, ये जो महान्यायवादी हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो जिसको लाइक करेगा, जिस व्यक्ति को लाइक करेगा वो उसी को अपना सलाहकार रखेगा, अपनी सरकार का सलाहकार रखेगा दोस्तों। जैसे ही अगर कोई गवर्नमेंट गिरती है, गवर्नमेंट चेंज होती है दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में अपन कम्प्लीटली एजी पे बात करेंगे यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। तो जो अनुच्छेद 76 है ये इन्हीं से संबंधित है। इनके बारे में इसी के तहत इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर या मिनिस्ट्री की सलाह पर। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो अगर कोई अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार के ऑफिशियल वकील होते हैं दोस्तों। तो वो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। कानूनी प्रक्रिया को उन जिम्मेदारियों को निभाना जो राष्ट्रपति के द्वारा उनको भेजी गई हों। राष्ट्रपति के माध्यम से भारत सरकार एजी को काम सौंपती है दोस्तों, जो कि वो पूरा करते हैं। इसके अलावा संविधान और किसी अन्य कानून के अंदर उनका जो काम है उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के द्वारा उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में, अब दोस्तों ये फैक्ट बन सकता है यूपीएससी के अंदर, देखिए, देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने, बहस करने का अधिकार होता है दोस्तों। देश के किसी भी न्यायालय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उपस्थित हो सकते हैं दोस्तों। ये इनका एक पावर होता है, देश के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, उन्हें एक अधिकार है। और दोस्तों ये जो संसद होती है, भारत सरकार की संसद, अपनी जो लोकसभा राज्यसभा होती है जिसको कम्प्लीटली संसद बोलते हैं, उन्हें संसद की कार्यवाही की धारा 88 के अनुसार भाग लेने का अधिकार है। वो राज्यसभा लोकसभा में बैठ सकते हैं दोस्तों और भाग भी ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वोट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो चुन के नहीं आए वहां पे। ठीक है। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के से संबंधित हैं। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अब ये भी आ सकता है दोस्तों कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है प्रीलिम्स के अंदर। तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई ऐसा मामला है कि सरकार को जरूरत है सलाह की, तो वही महान्यायवादी उनको सलाह देगा। ठीक है। आप न्यूज के अंदर सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो ये जनरली क्या होता है, अपन क्या सोचते हैं कि सरकार ने जवाब दिया होगा या सरकार जवाब देने के लिए कहाँ गई होगी कोर्ट में। तो सरकार नहीं जाती है दोस्तों।
ये सरकार की साइड से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं सरकार का जवाब देने के लिए, वो उनके ऑफिशियल वकील होते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जैसा कि अपन जान चुके हैं, उसकी योग्यता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लायक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया गया हो कि कर लिया हो, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर किसी को मुझे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वह सर्वोच्च न्यायालय का वकील बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो और किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो। दोस्तों वकालत का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्ति और पदावधि के बारे में जानते हैं। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, यानी कि इसका कोई टेन्योर नहीं होता है दोस्तों, कभी भी इसको हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। अब राष्ट्रपति की मर्जी का मतलब है दोस्तों केंद्र सरकार की मर्जी, है ना, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करते। एक किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक या वेतन पाता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, उसे वही पेमेंट मिलेगी जो राष्ट्रपति तय करता है। संविधान ने महान्यायवादी का पारिश्रमिक या वेतन तय नहीं किया है। इसके कर्तव्य क्या है दोस्तों और कार्य, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी क्या होंगी, महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित में। पहला क्या है, वह कानून मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है, जैसा कि अपन जान चुके हैं दोस्तों। वह कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे गए हैं उन मामलों पर। दूसरा क्या है, वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई मामला कानून से संबंधित है, गवर्नमेंट कंफ्यूज है, तो उसको इसमें वो सलाह देगा। तीसरे नंबर पे, वह संविधान के द्वारा किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कामों का निर्वहन करता है। कोई भी कानून आएगा तो वही देखेगा। अपने सरकारी कर्तव्यों के बारे में, सरकारी कर्तव्य क्या क्या है दोस्तों, वह भारत सरकार का यानी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है। और सर्वोच्च कानूनी अधिकारी ये किसका, भारत का, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा क्या है सरकारी काम इसका, जहाँ भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, वह सरकार कानूनी सलाह इनसे ले सकती है। किससे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ले सकती है, क्या ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि ये उनके ऑफिशियल वकील हैं। सेकंड क्या है दोस्तों, इसके अधिकार क्या हैं और सीमाएं। सीमाएं का मतलब क्या, लिमिट्स क्या है, ये क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी का अधिकार, पहला अधिकार क्या है दोस्तों, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, अपने कर्तव्यों के करने में वह भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। दोस्तों क्या हुआ, भारत में जितने भी न्यायालय हैं दोस्तों, हाई कोर्ट हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट है, सभी न्यायालयों में महान्यायवादी सुनवाई का अधिकार रखता है। सेकंड क्या है इसका अधिकार, उसे संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, या इन दोनों की एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है। राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठक करते हैं, तो अलग अलग बैठक में भी और साथ में जो बैठक होती है उसमें भी महान्यायवादी जो होता है वो दोस्तों इसमें हिस्सा ले सकता है, यानी कि बैठ सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत दोस्तों। लेकिन उसे वोट देने का अधिकार कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि उसे चुन के नहीं भेजा गया है, वह एक कानूनी अधिकार है। सिर्फ बैठ सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन दोस्तों वह किसी भी सभा में वोट नहीं दे सकता। इसको याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स कोड करती है, पहले लिख देगी वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। फिर सेकंड टॉपिक आ जाएगा, संयुक्त बैठकों में हिस्सा ले सकता है। अपन जब तक पॉजिटिव थिंग बना चुकते हैं उसके बारे में, सबसे लास्ट में लिख देंगे वह वोट देने का भी अधिकार रखता है, लेकिन क्या है, वह वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। इसलिए यूपीएससी यहाँ पे जल्दी जल्दी से आपको फंसा सकती है, इसको ध्यान रखना प्रीलिम्स के अंदर। थर्ड नंबर का क्या है अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, उसे संसद के किसी भी समिति में दोस्तों, किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो या जिसको अपॉइंट किया गया हो, तो उसे उस
समिति में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। वह उस समिति की अगर मीटिंग चल रही तो उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता दोस्तों। वोट का आपको सिंपल सी बात याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। वह भाग लेगा, बोल सकता है, किसी भी मामले में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। चौथा क्या है, वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। अब एक भी बात सुन लीजिए दोस्तों, भले ही वह चुन के नहीं आता है संसद में, लेकिन संसद का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सांसद होता है, उसको जो भी अधिकार मिलते हैं, उसकी जो भी रक्षाएं होती हैं, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती हैं। अब इसकी लिमिट्स क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी की सीमा यानी लिमिट्स, ये अब क्या नहीं कर सकते हैं वह। पहली बात क्या है दोस्तों, ये क्या नहीं कर पाएंगे। पहला क्या है, वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते। मतलब क्या है इस बात का, इनने जो सलाह दी है सरकार को, सरकार उसको माने या रद्द कर दे, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि महान्यायवादी के ऊपर। तो सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, महान्यायवादी की सलाह या राय भारत सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वह उसको मनवा नहीं सकता है, उसकी मर्जी है गवर्नमेंट माने या नहीं माने। सेकंड क्या है, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। जब तक कि गवर्नमेंट उसको दोस्तों परमिशन नहीं देगी, वह किसी अपराधी, यानी कि कोई एक नॉर्मल वकील होता है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं दोस्तों अपने बचाव के लिए, लेकिन ये जो यहाँ पे जो महान्यायवादी है वो गवर्नमेंट का कोई ओनली सलाहकार है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब तक कि गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी, वह किसी अपराधी के पक्ष में बचाव में काम नहीं कर सकता, इसकी लिमिट है। थर्ड, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता दोस्तों। अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं इनको अपॉइंट कर दूं अपनी कंपनी में निदेशक के रूप में, तो दोस्तों वह एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी तो। और क्या है इसके बारे में जानने लायक बातें, आइए जानते हैं। ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया गया है दोस्तों। निजी कानूनी अभ्यास क्या होंगे दोस्तों, जैसे कि मैं वकील हूँ और मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक और फैक्ट है इनके बारे में जो आपको यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकती है। महान्यायवादी जो होता है उसको कानूनी अभ्यास प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जाए, यानी गवर्नमेंट परमिशन दे या नहीं दे इससे कोई लेने देने नहीं है। अगर अटॉर्नी जनरल चाहे कि मुझे प्रैक्टिस करना है किसी कोर्ट में, तो वह जाके प्रैक्टिस कर सकता है, इसके लिए उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। आया बात समझ में दोस्तों, जैसे कि कोई IAS IPS ऑफिसर है, वो सरकारी कर्मचारी है, उसको परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की कुछ काम करने से पहले। लेकिन महान्यायवादी सिर्फ सलाहकार है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए अगर वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, वकील है, प्रैक्टिस करना चाहता है दोस्तों, वह कर सकता है। उसके लिए उसे गवर्नमेंट से दोस्तों कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान भी नहीं मिलता है। कि अगर किसी IAS की पेमेंट मान लो 80,000 है या 1 लाख है, 1.5 लाख है, जितना भी है तो निश्चित है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं, निश्चित वेतन नहीं, जो राष्ट्रपति तय करता है वो इसको मिलता है दोस्तों। तो आइए जल्दी से अपन एक जब से देश आजाद हुआ है और अब तक के वर्तमान महान्यायवादी तक की बात करते हैं कि कौन कौन हुआ है और अब तक कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ये रिवीजन हो रहा है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वही सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल अब चेंज हो गए दोस्तों, ये जब का लेख है तब के हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। ये 2017 की बात चल रही, 12 की दोस्तों। अब अपन वर्तमान की भी बात करेंगे। ये जो लिस्ट दिख रही दोस्तों आपको, ये जब से देश आजाद हुआ है, जब से लेकर अब तक के नीचे तक अपन सबकी बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको एक सीरीज याद करना है इनके नाम की। तो पहले न्यायवादी जो भारत के थे उनका नाम क्या था, MC शीतलवाड़। सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963, यानी लगभग 12-13 साल।
सेकंड नंबर पे कौन बना? सी के दफ्तरी 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968। थर्ड नीरेड डे 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल है। चौथे नंबर पे कौन था? एस बी गुप्ते 1 अप्रैल 1977 से दोस्तों 8 अगस्त 1979 तक। एल एन सिन्हा 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983। लगभग स्टार्टिंग के 1-2 नाम आपको पता होने चाहिए और फिर लास्ट का वर्तमान और वर्तमान का नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 1-2 पहले का, 1-2 इससे पहले का और वर्तमान आपको पता होना चाहिए। ये जो वर्तमान अभी है ये 16वें नंबर पे है, आर वेंकट रमणी दोस्तों। अभी जो है 1 अक्टूबर 2022 को इनको अपॉइंटमेंट हुआ और अब तक ये चल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अभी इंडिया के यही है, भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी आर वेंकट रमणी। इनकी नियुक्ति और इनकी पद अवधि। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक या वेतन पाता है दोस्तों जो राष्ट्रपति उसे देता है। ये सब जनरली अपन पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? आज की वीडियो में अपन क्या सीखेंगे? महान्यायवादी एक टॉपिक मिलेगा आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लिए, संविधान के लिए, पॉलिटी राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक लेंगे पॉलिटी के लिए यूपीएससी की तैयारी में दोस्तों, तो एम लक्ष्मीकांत जब आप उठाएंगे तो जब ये जो नाम दिख रहा है आपको महान्यायवादी, भारत का कानूनी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ये आपको टॉपिक मिलेगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके लिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो कि अपरिचित लगे या ऐसा लगे कि आपको कि अरे यार ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो देखेंगे तो आप इस वीडियो के देखने के पहले कुछ और होंगे और देखने के बाद कुछ और होंगे। अगर आप बुक डायरेक्ट जाके पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से एक एक टॉपिक्स को मेरे साथ कवर करने के बाद अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे पॉलिटी की तो दोस्तों पहली बार में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बार बार आपको एक ही चीज़ के लिए रिवीजन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा लेकिन एक ही चीज़ समझ नहीं आ रही इसलिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप तुरंत समझोगे, जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही समझ जाओगे अगर मेरी सीरीज आपने अच्छे से देखी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।